हे गाइस। सो आज के वीडियो में आपसे ये बिल्कुल नहीं कहने वाली कि हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद स्मृति। मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उप्स, शायद मैंने ये सब बातें ऑलरेडी बोल दी। तो जब मैंने बोल ही दी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ही देना ना। ठीक है, तो आज हम कुछ नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। आज हम एक छोटे से गुड थॉट से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा गुड थॉट है, एवरी डे इज अ हैप्पी एंड गुड डे। मतलब ये कि हर दिन अच्छा और खुशी वाला होता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे बिताते हैं। हो सकता है कि हम उसे रोते हुए बिताते हो, कभी उसे बहुत इंजॉय करते हुए बिताते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे बाकी के लेक्चर को। सो गाइस, दिस इज द 13th लेक्चर ऑफ सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। सॉरी अगेन फॉर द डिले ऑफ दिस वीडियो। हमने पिछले वाले लेक्चर से ही ग्राफ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने ग्राफ तो पढ़े पर किसके पढ़े थे? शायद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन के पढ़े थे। तो आज के लेक्चर में जो हम ग्राफ पढ़ेंगे वो है मॉडुलस फंक्शन के बारे में। सो गाइस, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। तो मॉडुलस जो होता है, आप मॉड के बारे में तो सुने ही होंगे। कुछ मॉड को कुछ इस तरह से हमने रिप्रेजेंट करते हैं। अब मॉड का काम क्या होता है? मॉड का काम ये होता है कि अगर इसके अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू दी है तो ये उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव करके देता है। आई रिपीट, अगर मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू लिखी है तो वो हमेशा उसे पॉजिटिव करके देता है। सपोज -x ऑफ mod of -x, this will x mod of -4 is equal to 4, mod of -z is equal to z। यानी कि मॉड का काम क्या होता है? किसी भी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्या मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू क्या उसकी वैल्यू के इक्वल होगा? क्या ओके सॉरी, क्या मॉड में के अंदर लिखी हुई निगेटिव वैल्यू, मॉड के अंदर लिखी हुई और वही निगेटिव वैल्यू बिना मॉड के, क्या ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल होगा? कभी भी नहीं होगा आपस में इक्वल। कैसे? ऐसे कि मॉड तो वो वैल्यू को ऑलरेडी पॉजिटिव कर देगा, तो जब वो पॉजिटिव कर देगा और वो वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है तो क्या ये आपस में इक्वल होगा? कभी नहीं होगा। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। और ये आपका मॉड में आप इसे पॉइंट और एक नोट देके ये चीज लिख ले कि माइनस वही, अगर निगेटिव चीज अगर मॉड में निगेटिव वैल्यू अगर मॉड में दी है तो वो कभी भी बिना मॉड के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, मॉड का मतलब समझ में आ गया। ये चीज हमें, ये टर्म जो है ये समझ में आ गई। ठीक है, अब एक सेकेंड में डस्टर या अब आगे चलते हैं। आगे हमने एक चीज देखा कि अगर मॉड की वैल्यू x दी है, मॉड वैल्यू जो है वो x है, ठीक है, मॉड वैल्यू ऑफ x के इक्वल कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मॉड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x when x is greater than 0 and mod value of x will be negative when x is smaller than 0। this is the important point। ठीक है, ये आप इसे नोट कर लो। अच्छा गाइस, इसे नोट कर लो। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यूपी पॉलिटेक्निक का पेपर हुआ था अभी, जिसमें मैंने मैथ पोर्शन सोचा है कि उसे कवर करूँगी। अप्रॉक्स उसमें 50 क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए थे पेपर में, जिसमें से मैंने अभी कुछ क्वेश्चन जो है ऑलरेडी एक लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। अप्रॉक्स 5 to 6 क्वेश्चन थे उसमें।
तो अगर आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा मेरे उस वीडियो पे, तो मैं आगे सारे वीडियोस मतलब सारे क्वेश्चंस पे वीडियोस बना दूंगी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लो। अब चलते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ पे चलने से पहले सबसे पहले तो हमें ये मालूम है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ये चीज हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको जब इसका ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स। पहले हमने पॉजिटिव लिया y इज इक्वल टू एक्स, फिर जब उसके बाद हमें क्या लेना है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये दो टर्म हमें इन दोनों का पहले ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके आगे क्या करना है, ओके। ये मॉड एक्स का भी ग्राफ नहीं है, मैं बताती हूँ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ तो ये जो ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू एक्स है, और ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। देख रहे हो, जल्दी से इसे देख लो, इसको जल्दी से डिटरमाइन करो कि ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब हमें मालूम है कि mod x is equal to x when x is greater than 0 and mod x is equal to minus x when x is smaller than 0, ठीक है। ये चीज हमने अभी तुरंत पढ़ी, ठीक है। तो इसमें हमारा जो mod x का ग्राफ है, mod x का ग्राफ है वो कैसा बनेगा, तो चलो देखते हैं। मैं यहाँ बना देती हूँ। तो मॉड x का ग्राफ आपका बनेगा कुछ इस तरह, यानी कि डिक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, ये आपका y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ विच इज सिग्नम फंक्शन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। अब आप कहोगे ये टर्म भी हम पहले नहीं सुने हैं, तो हाँ गाइज, ये भी आपने पहले अभी तक नहीं सुना होगा, बट 11th है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं, तो सब हमें नया ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ सिग्नम पढ़ने से पहले हम तो जान लेते हैं कि सिग्नम क्या कहता है। तो जो हमारा सिग्नम ये आपका 3 वैल्यू एग्जिस्ट करता है। जब ध्यान से सुनना, जब x इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 एंड x इज स्मॉलर देन 0, ये 3 टर्म होंगी आपकी। तो जब आपका x जो है वो 0 से बड़ा हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो, ठीक है, लेकिन वो 0 से बड़ा हो, तब वहां आपका सिग्नम का फंक्शन 1 आ जाएगा। जब x इक्वल टू 0 हो, तब वहां आपका सिग्नम का वैल्यू 0 आ जाएगा। और जब
जीरो से छोटा हो, जीरो से छोटा यानी कि निगेटिव वैल्यू। तो जब निगेटिव वैल्यू होगी तो वो आपका आ जाएगा -1। ये 3 वैल्यू आपकी बहुत जरूरी है। क्या, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब x जो है वो बड़ा हो जाएगा 0 से, तब वहां आपकी वैल्यू सिग्नम की 1 होगी। जहां x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा वहां आपकी वैल्यू सिग्नम की 0 होगी। और वहीं जब x स्मॉलर देन 0 होगा तो वहां वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सिग्नम ऑफ -3। अब बताओ सिग्नम ऑफ -3, ऑफ कोर्स यहाँ पे -3 यानी कि निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू में कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, थर्ड केस एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि x जो है वो छोटा है किससे, 0 से। तो जब x जो छोटा रहेगा 0 से तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगी, -1। आपको भी अरे -1 ये वैल्यू एग्जिस्ट करानी है यहाँ पे। तो हाँ गाइज, यही वैल्यू एग्जिस्ट करानी है। ठीक है, उसके बाद जब हम जा रहे हैं थर्ड पे, फिर दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, सिग्नम ऑफ 5/2। सिग्नम ऑफ 5/2 यानी कि x जो है वो बड़ा है 0 से, यहाँ आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जल्दी से इसे आप नोट डाउन कर लो। मम्मी मम्मी जाओ ना, पापा उधर से उधर से उधर से। ठीक है, समझ में आपको। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरी वैल्यू में जब आपका ओके ये फिर से रुक गया, सिग्नम ऑफ -6/8 दिया हो, तब आप क्या करोगे, देन अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्नम ऑफ -6/8 यानी कि x इज अगेन स्मॉलर देन 0, तब यहाँ पे अगेन वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये चीज आपको आई होप सिग्नम क्या है ये चीज समझ में आ गया होगा कि सिग्नम में कहाँ कैसे हम लिखेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसके ग्राफ पे चलते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आई होप नोट डाउन कर लिए होगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ पे चलते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है आपका ग्राफ में जब आपका x इज ग्रेटर देन 0 हो तब वहां 1 होता है, x इज इक्वल टू 0 हो तो वहां 0 होता है, और x इज स्मॉलर देन 0 हो तो -1 होता है। बस यहाँ पे सपोज ये यहाँ है आपका 1 और ये है आपका -1। ठीक है, तो यहाँ आपका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह और कुछ इस तरह। ठीक है, ये आपका क्या किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया आपका सिग्नम का ग्राफ। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लो। अच्छा, आई होप आपने कर लिया नोट डाउन। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ इतने ग्राफ आपने जान लिए, ये काफी है। अब हम चलेंगे हमारे बेसिक फंक्शन पे, मतलब कि अब हमारे मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन में जाने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें अब पता चल गई है, अब हम इजीली उस पर बढ़ सकते हैं और उसको अब सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 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 एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, डोमेन रेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फंक्शन। ओके, तो मैंने आप लोग से बोला था कि डोमेन जो था, द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ on the x-axis is your domain and the projection of graph on the y-axis is your range. Okay, चले आगे। चलो अब हम चलते हैं हमारे फंक्शन पे।
now move to the main topic which is function. अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फंक्शन जो है इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? फंक्शन को हम बोल सकते हैं अ फंक्शन इज अ रूल, अ फंक्शन is a rule which relates each and every elements of given set of A to the given set of B. ठीक है, मैं लिखती हूँ एक बार यहाँ। फंक्शन is a rule which relates each and every elements of given set A to the given set B, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि फंक्शन एक ऐसा रूल है, फंक्शन एक ऐसा रूल है जो कि ईच और एवरी एलिमेंट्स को, ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट ए के रिलेट करता है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। ईच एंड एवरी मैंने आप लोग को बताया था एरो डायग्राम रिलेशन में, मैंने ऑलरेडी आप लोग को एरो डायग्राम बता दिया था, बस ये उसी तरह है कुछ, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? तो मैंने आप लोग को ये भी बताया था, दिस इज योर प्री इमेज एंड दिस इज योर इमेज। ये आपका प्री इमेज होता है और ये आपका इमेज होता है, ठीक है। ना ठीक है, किसी भी फंक्शन को होने के लिए ये सबसे जरूरी होता है कि आपके हर एक एलिमेंट से ए सेट के हर एक एलिमेंट से एक एक एरो निकले, ठीक है। मतलब एक एक एरो नहीं निकले, ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड, मतलब कि आपके ए सेट के एलिमेंट्स नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप, मैं लिखवा दूंगी थोड़ा देर बाद कि लेकिन आप नोट पॉइंट करके लिख लेते था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड, मतलब कि उसके हर एक एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए टू बीइंग अ फंक्शन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके। नाउ सेकंड इज ओनली वन रिलेशन इज पॉसिबल थ्रू ईच एलिमेंट, मतलब ये कि आपका हर एक एलिमेंट से सिर्फ एक रिलेशन पॉसिबल है, हर एक एलिमेंट से सिर्फ एक रिलेशन पॉसिबल है। नाउ सेकेंड पॉइंट यही था कि हर एक एलिमेंट से सिर्फ एक रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ये अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों आपके कहलाएंगे डोमेन। ध्यान से सुनना, अल्फा, बीटा एंड गामा, these elements are called as domain. Now A, B, C and D, these elements are called as codomain. ये एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे आपके? कोडोमेन। एंड जो एलिमेंट सेट बी में रिलेट हुए हैं, मतलब उन जिनका रिलेशन सेट ए से बना है, वो सारे रेंज कहलाएंगे, यानी कि ए, बी एंड डी इज योर रेंज। ए, बी और डी जो है आपके क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ,
सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो क्या कहलाएंगे, आपके डोमेन कहलाएंगे। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो आपके ओवरऑल कोडोमेन कहलाएंगे। और जिनसे सेट ए का रिलेशन बना है वो सारे कहलाएंगे आपके रेंज। ठीक है, आप इतना पॉइंट नोट कर लो, मैं लिखवा देती हूँ आपको ये तीनों चीज कि रेंज क्या कहलाएंगे, कोडोमेन क्या कहलाएंगे। और एक सेकेंड, तब तक मैं थोड़ा सा ठीक है, हो गया। May I rub this? ओके, तो मैंने आपको दो कंडीशन, टू कंडीशंस आर देयर टू satisfy the function। क्या क्या है वो, पहला तो ये each element of set A should be related। ठीक है, और दूसरा क्या था, each only one relation is possible through each element। These two conditions are very important, है ना। ये आप नोट डाल के इनको लिख लेना कि ये जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी फंक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे, बाकी का लेक्चर में हम आगे का पूरा फंक्शन के बारे में डिटेलिंग से पढ़ेंगे। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब को प्लीज़ दबा दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो ताकि 11th के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके। ओके गाइज, बाय बाय।